सबसे पहले बात करते हैं संभल की। संभल हिंसा मामले में आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल सांसद आज लखनऊ में आयोग के सामने होंगे पेश। इससे पहले 5 अप्रैल को आपको ध्यान होगा न्यायिक जांच आयोग ने सांसद बर्क को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। संभल हिंसा 24 नवंबर की वो घटना जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इस बवाल में भड़काऊ भाषण देने का आरोप जियाउर रहमान बर्क के ऊपर है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर में सांसद बर्क को नामजद आरोपी बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल हिंसा के मामले में बड़ा अपडेट, जिसमें आज समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क न्यायिक आयोग के सामने आज पेश होने जा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं वक्फ कानून से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है वक्फ कानून के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में कुल 35 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब 35 याचिकाएं जो दायर की गई हैं उनमें से 10 पर आज सुनवाई होने जा रही है। 10 लिस्टेड हैं। याचिकाओं में जमीयत उलेमाए हिंद के साथ ही केरल जमीयत उलेमा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की याचिका, कांग्रेस के सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिकाएं हैं शामिल, जिन पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बिल कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन लागू हुआ वक्फ बिल, जिसके विरोध में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। 10 लिस्टेड हैं जिनके ऊपर आज सुनवाई होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन आज वक्फ कानून पर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन पर सुनवाई को लेकर। तो वक्फ कानून पर दिए गए कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी के बयान पर एक नई सियासत शुरू हो गई है। राशिद अल्वी ने कानून को जबरन हमला करना बताया है, जो कि दूसरी तरफ सरकार लगातार वक्फ कानून को मुसलमानों का हितैषी बता रही है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने वक्फ को लेकर भड़काने वाला बयान दिया और कहा कि किसी के धर्म पर जबरदस्ती हमला करेंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। कांग्रेस के बाद उधर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून से मुसलमानों का भला होगा। दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित या किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इतनी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल वक्फ कानून लागू होने के बाद से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो सरकार कानून को मुसलमानों की हितैषी बता रहा है। फिलहाल सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके अलावा सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है। ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे बदले की भावना बता रही है। देखिए रिपोर्ट। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी हताशा का परिचय दे रही है। कांग्रेस ने इसे धमकी करार दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो है
वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। है कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं है। ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के कुछ घंटों बाद दाखिल की गई। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। उससे पहले सियासत पूरी तरह से हाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मेरठ से अगली, जहां पर नादिर अली बैंक कंपनी का नकली माल बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। आरोप के मुताबिक बाजे और स्ट्रैम्प समेत दर्जनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नकली होलोग्राम लगाकर मार्केट में बेचे जा रहे थे। अब इसकी पोल तब खुली जब नकली माल को असली बताकर सेना में सप्लाई करने की कोशिश की जाने लगी। इसके बाद मेरठ पुलिस ने छापा मारकर नकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बरामद कर लिए हैं और इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ का नकली माल बरामद किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। थाना डेलीगेट पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेसर्स नादिर अली विंड्स के कॉर्पोरेशन जो है, इनके ट्रेडमार्क का यूज करके कोई नकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। इस सूचना पर डेलीगेट की फोर्स के साथ यहाँ पे दबिश दी गई, तो कुछ भारी मात्रा में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं। इनका आवश्यक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है और कब्जे में लिया जा रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे। लखनऊ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर अस्पतालों के नाम पर दी गई जमीन की होगी जांच। जी हां, गोमती नगर योजना में दी गई है जो जमीन, उस पर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। पिछली सरकार में दी गई थी ये जमीन। बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने उठाए थे इसके ऊपर सवाल। विधान परिषद में उठाया गया था यह मुद्दा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी अब जांच कर रही है इस पूरे मामले पर। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं, अब जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर भी विस्तृत जानकारी दें। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, गोमती नगर योजना में पिछली सरकारों में जमीन दी गई थी अस्पतालों के नाम पर, और उसमें कई अस्पतालों ने उन जमीनों को गलत तरीके से वो अस्पतालों के नाम पर जमीनें दी थी। जैसा कि बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी संतोष सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले को विधानसभा में सवाल उठाया था, और वो उन जमीनों में खासकर जो अस्पताल के तय दायरे की जमीनें हैं, जो अस्पतालों के लिए आवंटित जमीनें हैं, उससे ज्यादा जमीनें अस्पतालों ने कब्जा कर ली है गोमती नगर के आसपास। तो ऐसे में सैकड़ों करोड़ की जमीन का ये कब्जेदारी का मामला है, जो और नियम विरुद्ध ये जमीन के आवंटन का प्रकरण है। इस पूरे प्रकरण में 3 सदस्यीय शासन ने कमेटी बना दी है। उसमें लखनऊ के कमिश्नर की अध्यक्षता में और जिलाधिकारी लखनऊ उसके सदस्य हैं, और लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इसके सदस्य हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। जाहिर सी बात है कि गोमती नगर के आसपास की जो जमीनें हैं, जो अस्पतालों के नाम पर आवंटित की गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने सवाल उठाया था और कहा था कि किन किन अस्पतालों के जमीन आवंटित की गई है और किनका क्षेत्र क्या है। तो ऐसे में अब ये बड़ा गोमती नगर में जो एलडीए की तरफ से जमीन आवंटन का मामला है, इसका खुलासा होगा। और 4 सदस्यीय कमेटी बन गई है, 3 सदस्यीय कमेटी है, इसमें तीनों आईएएस अफसर रखे गए हैं, और लखनऊ के कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। आवास विभाग ने इस कमेटी को आदेश दिया है कि जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने सवाल उठाया था विधान परिषद में, और उसके बाद ही पूरी जांच शुरू हो गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत मिश्रा। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पति के पास जाने के लिए पत्नी ने रची लूट की झूठी कहानी। अम्बेडकरन में चौंकाने वाली ये घटना सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का साथ पाने के लिए लूट और छेड़खानी की साजिश रच डाली। आरोपी की महिला ने अपने पति से दूर रहने के चलते ये साजिश रची थी। पुलिस को शुरू में ही
इस मामले का शक हुआ और जांच में बात साफ हो गई। मामले के खुलासे के लिए यहां पर एसपी ने एएसपी के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस साजिश का पर्दाफाश करके आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गायब हुए सभी जेवरात बरामद कर लिए जिन्हें महिला ने अपने मायके भेजा था। पुलिस ने बताया है कि महिला ने अपने पति के पास चंडीगढ़ में जाने के लिए खुद को बांध लिया और झूठी कहानी रचकर पति का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। थाना आलापुर में कल एक व्यक्ति जिनका नाम राम तीरथ पुत्र स्वर्गीय राम सुमेर है, जो ग्राम सतरही के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दिया गया कि उनके घर में रात्रि में 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनकी पुत्रवधू को बंधक बनाकर जो घर में कुछ पैसे रखे थे 6300 रुपये और जो बहू के आभूषण थे उसको इन 3 बदमाशों के द्वारा जो है वो लूट लिया गया। इस सूचना के प्राप्त होते ही दिए गए तहरीर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया 309(6) BNS के अंतर्गत। मनीष कुमार वर्मा और जानकारी देंगे इस खबर पर। मनीष कुमार, पुलिस ने इस मामले का खुलासा तो कर दिया, लेकिन कैसे इस गुत्थी को सुलझाया पुलिस ने, पूरी खबर बताएं। ये देखिए, आपको बता दें कालापुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जो पुलिस के लिए कहीं न कहीं एक संदिग्ध दिख रहा था ये मामला, क्योंकि लूट की घटना रात में हुई थी और महिला ने सुबह इसकी सूचना अपने घर वालों को दी थी, जिसके बाद पुलिस को ये मामला संदिग्ध लगा। एसपी ने तुरंत 3 टीमों का गठन किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें जांच की गई। जांच करने के बाद ये पता चला कि महिला की शादी 2 साल पहले हुई थी और उसका पति चंडीगढ़ में शादी के बाद से ही रह रहा है। वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी, चंडीगढ़ जाना चाहती थी, लेकिन ससुराल वाले उसको चंडीगढ़ नहीं जाने दे रहे थे, जिसकी वजह से वो एक कहानी को रचा और लूट और छेड़खानी दोनों मामले को उसने अपने घर को बताया। और जो जेवरात थे, जो चोरी में ये आरोप लगाए गए कि ये जेवरात चोरी हुई हैं, उस जेवरात को उसने अपने मायके एक दिन पहले ही भिजवा दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने सारा राज खोल दिया और उसने बताया कि पति के साथ रहने के लिए उसने ऐसी घटना को कारित किया और इस घटना का साजिश बनाकर अपने पति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये घटना कारित किया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा कर दिया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष। बीएसपी की बात करेंगे। आकाश आनंद की वापसी के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई। अब इस बैठक में पार्टी के यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी के कार्यों की समीक्षा जो दी गई है उसकी होने जा रही है और आगे के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लखनऊ में बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होने जा रही है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष इस बैठक में आज शामिल होंगे। आकाश आनंद की वापसी के बाद ये बीएसपी की पहली बड़ी बैठक है और बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो बड़ा ऐलान आज कुछ कर सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर योगी ने कड़ा प्रहार किया है और उन्होंने बताया है कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा कर सकता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने दंगाइयों पर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष से पूछा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष क्यों मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। एक तरफ जहां बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम लोग ममता बनर्जी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में अब कोई भी दंगाई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करते। संभल इसका सीधा उदाहरण है। वहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल में साल दर साल दंगे हो रहे हैं।
दरअसल वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पहले मुर्शिदाबाद और अब दक्षिण 24 परगना में आगजनी की गई है। हिंसा के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बंगाल में दंगे पर अखिलेश यादव का भी अब बयान सामने आया है। योगी को आपने सुना, अब आपको अखिलेश यादव को सुनाते हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां जो भी कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा, मैंने अपने तालग्राम में देखा। एसपी नेता इंद्रजीत सरोज के बयान के बाद अब सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर से नया मुद्दा छेड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर सांसद हो, सनातन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरी खबर जानेंगे इस रिपोर्ट में। सपा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। इस समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2-2 हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। विवादों में आने वाले एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने अब अपने बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है। और जहां तक के मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब 2-2 हाथ हो जाए। 2-2 हाथ का मतलब क्या है? 2-2 हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिल करके तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। कल कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी मंदिरों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी आक्रांता नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सनातन पर सपा नेताओं का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा हो या फिर महाकुंभ, सपा नेता सवाल उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ रहे हैं आगे। आगरा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आगरा में एक बार फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। महिला एसीपी ने शोभा यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर एक लड़के की जान बचाई है। महिला एसीपी ने खुद रोड पर ही पहले फर्स्ट एड के जरिए लड़के का इलाज किया और फिर होश आने पर उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वीडियो में आप देखिए, किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला गया और ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो 14 अप्रैल का बताया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकल रही थी और तभी शोभा यात्रा में मौजूद एक लड़के की तबीयत अचानक से बिगड़ी, वो बेहोश होकर रोड पर गिर गया। एसीपी ने उसकी मदद की। एसीपी सुकन्या शर्मा ड्यूटी पर थी उस समय और उन्होंने लड़के की मदद की।